सुप्रभात। 12वीं के छात्र छात्राओं का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने, देखिए शीर्षक, इत्तेफाक देखिए, कविता पे चर्चा करना है और शीर्षक है कविता के बहाने। लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि किसी भी कविता के बारे में चर्चा करने से पूर्व उसके कवि के बारे में जानना आवश्यक होता है कि किस परिदृश्य में, किस वातावरण में उन्होंने कविता की रचना की है। तो थोड़ा बहुत कुंवर नारायण के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारे इनके काव्य संग्रह थे। आत्मजयी जो है इनकी प्रबंध काव्य है। मैंने पिछले दिनों चर्चा करने के दौरान, काव्यांश के दौरान पढ़ाया था कि कुछ लंबी कविताएं होती हैं, यानी मुक्तक काव्य होता है, कुछ प्रबंध काव्य होता है। मैंने मुक्तक काव्य में क्या होता है? छंद स्वतंत्र होता है। प्रबंध में क्या होता है? सभी एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था गजल भी होता है, शायरी है, ये सभी कविता के ही अंतर्गत माने जाते हैं, काव्य के अंतर्गत ही इनको रखा जाता है। आकारों के आसपास ये उनका कहानी संग्रह था। आज और आज से पहले, इस विषय पर उन्होंने समीक्षा की थी, यानी आज की स्थिति क्या है और आज से पहले की स्थिति क्या थी। वो साहित्य लेखन हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस पर समीक्षा लिखा था। मेरे साक्षात्कार, इनको जिन सम्मानों से सम्मानित किया गया था उसमें था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन सभी पुरस्कारों से या सम्मानों से आप कह सकते हैं कि उन्हें सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ पंक्तियों का यहाँ पे मैं उल्लेख कर रहा हूँ। न जाने कब से बंद, क्या कह रहे हैं कवि? न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा। कविता के भाव को समझने की कोशिश करनी होगी कि न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी। माने अगर किसी कमरे को हम लोग बहुत दिनों तक बंद करके रखते हैं, या बहुत दिनों के बाद जब किसी घर को या किसी घर के दरवाजे को या कमरे के दरवाजे को जब हम खोलते हैं, चारों तरफ क्या होता है? गर्द से ढकी, माने धूल कण से पूरा वो क्या होता है, कमरा या घर क्या होता है? भरा रहता है। लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं कवि? यहां वो कमरे का उल्लेख करना नहीं चाह रहे। देखिए, जो एक साहित्यकार होता है कैसे साहित्य के मर्म को समझता है। यहां कवि भी किसकी बात करे? किताब की बात करे। क्या करे? एक पुरानी किताब, यानी बहुत दिनों से उस किताब को खोला ही नहीं गया है। जैसे मान लीजिए कि जिस लॉकडाउन का जीवन में हम लोग जी रहे हैं या जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या है अभी हम तभी घरों में कैद थे कुछ दिनों तक। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई तो हम लोग क्या हुआ, अपने आप को पठन पाठन से जोड़े। देखिएगा, ऐसी कई किताबें होंगी आपकी जो आप लोगों ने पढ़कर, जो किताबें पढ़ लिया है, कहीं रख दिया है आपने, बहुत दिनों से उसका उपयोग नहीं किया है। जब आप उसे खोलने जाओगे तो क्या देखोगे? धूल कण से पूरा किताब भरा हुआ है। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही है। यानी कविता लेखन के क्षेत्र में इनकी रुचि ज़्यादा रही है, उससे लगाव ज़्यादा रहा है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय, मैंने इनकी कविताओं में इसको महत्व नहीं देते थे। किसको महत्व देते थे? संयम,
परिष्कार और साफ सुथरापन है, मैंने धैर्य। और क्या है? कविताएं परिष्कृत है। मैंने आजकल जानते ही हम लोग कि क्या होता है कि लेखक बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो रचनाकर्म को अपनी बेच देते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं भी अपनी लेखनी से समझौता नहीं किया। इन्होंने क्या किया? समाज के लिए, समाज से जुड़े लोगों के लिए साहित्य सृजन किया। साहित्य को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। मैंने यथार्थ का जो उन्होंने चित्रण किया उसमें भी एक सौंदर्य का समावेश किया, क्योंकि जानते हैं कि उनके यथार्थ क्या होता है? कड़वा होता है, सच जो है हम कभी उसको स्वीकार करना नहीं चाहते। तो उसको कैसे सुंदर बनाया जा सके। अब आपको मन में प्रश्न उठेगा कि यथार्थ कैसे सच हो सकता है, सुंदर हो सकता है? ये मन में आपके प्रश्न उठ सकता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। मैंने जीवन कैसे जीना है, हमारे जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, ये उनकी कविताओं का विषय रहा है। इसलिए संशय माने शक, संदेह, संभ्रम यानी भ्रम की स्थिति, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीच शब्द है। जब आप कविताओं को पढ़ेंगे तो उनमें आपको कई ऐसे पंक्तियां मिलेंगी जहाँ पे कई प्रश्न आपके मन में उठेंगे। कुंवर नारायण जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, मैंने विवरण नहीं देते हैं। जैसे कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा था सीबीएसई से राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो वहां पे भी आप लोगों ने क्या देखा था कि कवि वहां प्रश्न के रूप में उस विषय को हमारे सामने उपस्थित कर दिया था कि बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं, क्या कारण है, और उनका इस तरह काम पर जाना क्या उचित है, समाज का क्या होगा। कई सारे प्रश्न हम पाठक वर्गों के सामने वो उपस्थित कर देते थे। वही विशेषता कहीं ना कहीं इन कवि में भी देखने को मिलती है, कुंवर नारायण में मिलती है। पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता से सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच, खसोट, हिंसा, प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है, मन में उठने वाली भावनाओं के रूप में। आज हम जितने भी मनुष्य हैं सभी क्या होता है, एक द्वंद्व से गुजरते हैं। हम नहीं जानते करना उचित है, नहीं है, क्या होगा इसका परिणाम, ऐसे कई सारे प्रश्न मन में उठते हैं। यहां पर हम लोग कविता जो है कुंवर नारायण की 2 पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है कविता के बहाने। इनकी जो कविता के बहाने कविता है यह इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। काव्य संग्रह का नाम है इन दिनों। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वहां से लिया गया है कविता, कविता के बहाने। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है, जो कि आरंभ में ही हम लोगों ने पढ़ा। आज कविता का वजूद माने उसका अस्तित्व ही संकट में हो गया है। देखोगे आपको भी गद्य पढ़ने में ठीक लगता है कि उसके अर्थों को समझने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, समस्याएं नहीं होती है, लेकिन जब कविता को होता है तो क्या होता है, उसके अर्थ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शक है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने वह एक यात्रा है जहां पे इस कविता के माध्यम से कवि ने सिर्फ कविता को ही नहीं विकसित करने का प्रयास किया है, उसके माध्यम से उन्होंने कई घटनाओं का और उल्लेख किया है। मैं बता दे रहा हूं साथ संक्षेप में। क्या कहते हैं कवि? चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है और एक और प्रकृति भी है। मैंने कैसे उन्होंने कविता के साथ साथ प्रकृति को भी जोड़ा है यहाँ पे। दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है, मैंने जो मैंने बताया आप लोगों को, अब बच्चों को भी इस कविता से जोड़ रहे हैं। कहानी की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया जो आसमान में उड़ती है उसकी एक निश्चित सीमा है, उससे आगे वो नहीं जा सकती या उससे ऊपर वो नहीं जा सकती। फूल के खिलने के साथ उसकी भी एक परिणति होती है, माने जब फूल खिलता है तो एक ना एक दिन उसे नष्ट होना है। जैसा मनुष्यों को ही ले लीजिए ना,
जो हम जन्म लिए हैं हमें मरना एक ना एक दिन अवश्य है, निश्चित है ये, इसे कोई नहीं टाल सकता, हम में से कोई अमर नहीं है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। कभी क्या करें यहाँ पे, बच्चों के जो सपने होते हैं वो असीम होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप देखिएगा ना, आपके ये जो सपने होने बदलते रहते हैं, आज ये बनना चाहते हैं, कल वो बनना चाहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो जो चाहत, जो सपने जो है आपके, जितना मिलता है उसके आगे आप देखते जाते हैं, और कई प्रकार के सपने आपके होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान भी नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। अब आ गया कवि मूल विषय पे, जो उनका केंद्रीय विषय वस्तु है। लेकिन माध्यम किनको बनाया उन्होंने? चिड़िया को बनाया, फूलों को बनाया, बच्चे को बनाया। अब बच्चों के साथ कविता को जोड़ रहा है, क्योंकि चिड़िया निश्चित सीमा तक उड़ सकती है, फूल जो खिले हैं वो एक ना एक दिन मुरझा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसलिए बच्चों के साथ कविता को जोड़ रहे हैं, क्योंकि कविता की भी कोई सीमा नहीं होती। ये शब्दों का खेल है जो समाप्त नहीं होता है। ये किसी भाषा के बंधनों में नहीं बंधी होती, ये किसी भाव में नहीं बंधी होती है। इसमें जड़, चेतन, वर्तमान, भविष्य सब कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि इसके माध्यम से कभी एक संदेश भी दे जाता है ना। जो रचनाएं होती हैं हमें एक संदेश देती हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। पूर्व में भी चर्चा के दौरान कई बार मैंने कहा है, या हम लोगों ने पढ़ा भी है कि गिरते हैं घुड़सवारे ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो घुड़सवारी करेंगे वही ना गिरेंगे, जो घोड़े की सवारी ही नहीं किए हैं, जो पहले ही उससे डर जा रहे हैं, तो गिरेंगे कहां से? तो यहां बंधन अपने आप टूट जाते हैं। कविताएं किसी भी बंधनों को नहीं मानती। पतंग कविता के दौरान भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चे क्या होते हैं, छत से गिरते हैं, ठीक होते हैं, फिर से पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। भाषा की सीमा हो या फिर समय ही क्यों ना हो, ये किसी भी बंधन में बंध के नहीं रह सकते। वही है कविताओं का भी उद्देश्य, वो किसी बंधन में नहीं बन सकते। हम उसे किसी भाषा में, किसी धर्म के साथ, किसी मजहब के साथ नहीं बांध सकते। वह समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना ही उपयोगी है, चाहे उसका संबंध किसी भी धर्म से हो या किसी भी मजहब से हो, वो किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी तरह का जीवन शैली जीता हो। तो ये था, आज हम लोगों ने कविता का सार देखा, संक्षेप देखा और कवि के बारे में जाना। अगले दिन हम लोग कविता के बहाने कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।